नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार। मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास 10 सीबीएसई का देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। कहाँ पे आता है ये? ज्योमेट्री इस यूनिट में। और कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या है? 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स एंड सर्कल, जिसपे मैंने एक वीडियो डाला है, वो चाहे तो आप देख सकते हो। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। फिर दूसरा चैप्टर है सर्कल। सर्कल तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ट्रायंगल में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है। 3 में से एक है सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन और सर्कल, दूसरा एक्सरसाइज है बीपीटी और उसका कन्वर्स। तो आज हम वही देखने वाले हैं, राइट। तो हेडिंग है हमारा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसा नाम वैसा ही उसका काम है। वो भी देखेंगे क्या करता है ये। तो हमको करना क्या है कि थ्योरम हमको याद नहीं करना है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, पूरा समझना है पहले, और उसको इंटरप्रेट करना है एग्जाम में या चाहे कहीं भी आपको कोई भी पूछे कि क्या है बीपीटी, तो आप बताना चाहिए। नींद में से उठ गए मान लो आप, और किसी ने पूछा बोलो बीपीटी, तो आपको समझ में आना चाहिए, आप बताना चाहिए उनको। तो वह उस तरह से अगर करेंगे पढ़ाई तो आपको मैथ्स आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो नाम है हमारा हमारा नाम अतुल है, इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। और फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? जब भी हमारे पास थ्योरम रहता है तो ये चीजें तो हमारे पास रहती ही है कि उसका स्टेटमेंट क्या है, गिवन क्या है, उसमें टू प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, और प्रूफ। तो ये तो आपको पता ही रहता है क्योंकि आपने ये पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं कि क्या है बीपीटी का स्टेटमेंट। उसके बाद में ये बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then the remaining two sides are divided in the equal proportion. फिर से देखते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in distinct points. देखो यहाँ पे दो चीजें हमको देखनी है, एक है if और यहाँ पे है then। तो if और then के बीच में क्या है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा, ये उसका मीनिंग होता है। इसीलिए उसको इफ देन बोलते। इफ देयर आर क्लाउड्स देन देयर विल बी रेन। मतलब अगर बादल होंगे तो ही बरसात होगी, बादल नहीं होंगे तो ही बरसात नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां पे भी ऐसा है, इफ बादल होंगे देन बरसात होगी, राइट। तो अब यहां पे हमारा क्या है? इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in two distinct point। दो साइड है मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट रहेंगे वहां पे। तो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दिस विल हैपन। तो अब इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो डायग्राम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे तभी तो हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, वो जो हमको थ्योरम प्रूव करना है। तो इसमें हमारा ये डायग्राम, मान लो कोई भी ट्रायंगल है एक ABC, राइट। अब यहाँ पे दिया है एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लिया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द रिमेनिंग टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? मान लो ट्रायंगल है, पहले समझ लेते हैं मीनिंग इसका क्या है, बाद में प्रूव वगैरह वो देख लेंगे। मान लो ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये एक साइड है, इसको मैंने एक पैरेलल लाइन निकाल लिया, राइट। ये इसको पैरेलल ये लाइन निकाल लिया। तो ये लाइन ले सकते हैं क्या बीपीटी के लिए? यस, ये ले सकते हैं। अब ये लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो पॉइंट अलग अलग है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो इस लाइन को अगर मैं एक पैरेलल लाइन यहां पे निकाल लूं, तो देखो यहाँ पे रेड लाइन भी पैरेलल है और ब्लू लाइन भी पैरेलल है। किसको? इस साइड को, इस साइड को। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ब्लू हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे एक साइड है और दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है। तो इसको अगर ये पैरेलल लाइन निकाले हैं हमने दो, तो दोनों में से इस केस में हम बीपीटी अप्लाई नहीं करेंगे, ब्लू के केस में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पैरेलल तो है
लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है रिमेनिंग टू साइड्स को। तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन सा है, मान लो इसका नाम दिया मैंने, समझो कुछ भी नाम दिया, पी क्यू आर दिया है ट्रायंगल का नाम। तो पी क्यू और क्यू आर को ये लाइन जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड करना चाहिए। तो ये लाइन नहीं ले सकते क्योंकि नहीं कर रही, पैरेलल है लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट में है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। क्या ये लाइन ले सकते हैं क्या हम, यस, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रही है। ओके, समझ में आया। तो इस साइड को ये लाइन पैरेलल है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है, यस। तो इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in two distinct points, then we can say that remaining two sides are divided into equal proportion। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लाइन क्यों नहीं ले सकते। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में कब होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है, दो पॉइंट में इंटरसेक्टिंग है डिस्टिंक्ट पॉइंट में, तब जाके ये जो रेशो बन रहा है, तो मान लो इसको नाम देता हूं मैं DE। ओके, तो यहां पे ये जो पार्ट है, ये जो साइड है PQ के दो पार्ट हो गए, एक हो गया PD और DQ, और यहां पे हो गया RE और EQ। तो इसका मीनिंग ये है कि मान लो अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी साइड का रेशो वैसा ही होना चाहिए 1/2। तो मान लो यहाँ पे मान लो 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 8, यहाँ पे मान लो 5 हुआ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 10, यहाँ पे मान लो x हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ का रेशो 1/2 है। कौन सा, PD/DQ शुड बी इक्वल्स टू RE/EQ। तो इसको बोलते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। तो मान लो यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पे 8 हुआ, 5 हुआ तो 10 हुआ, x हुआ तो 2x हुआ, तभी जाके ये रेशो देखो 4/8 कितना हो जाएगा, 4/8 इज 1/2, 5/10 इज 1/2, x/2x इज 1/2, और यहाँ का रेशो कितना है 1/2। तो इसका ही तो मतलब है इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशोज आर इक्वल। तो क्या सिर्फ इसी साइड को पैरेलल लाइन हो सकती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक साइड है, इसको अगर मान लो मैं एक पैरेलल लाइन यहां से निकालता हूं, अब ये मैं रब कर देता हूं, ये हो गया मैं पहला केस बताया, ऐसा भी हो सकता है बीपीटी। या फिर मान लो मैंने एक लाइन, जैसे हमने इसको देखा, अभी इसको ऐसे लाइन पैरेलल निकाली, पहले हम देखेंगे लाइन पैरेलल है क्या और दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है क्या, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में। तो यस, यहाँ भी एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको पैरेलल है, यस। कैसे पता चला, गिवन रहना चाहिए पैरेलल है। So if a line is parallel intersecting other two sides in two distinct point, तो यहाँ पे है, तब हम बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो मान लो यहाँ पे है, इसका लेंथ है 3 और इसका है 8, तो इसको दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अगर 10 हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए, मान लो यहाँ पे हमारा से 3/8 है, या थोड़ा सिंपल लेता हूँ मैं 3/12, तो 3 और 12 का रेशो हो जाएगा 1/4। तो मान लो यहाँ पे मैंने 5 लिया, तो मुझे लेना पड़ेगा 20। तो कुछ इस तरह से होगा बीपीटी कि अगर ये 3/12 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये लेंथ कितना है 3, ये कितना है 12, दोनों का रेशो कितना आ गया 3/12, मतलब 1/4। 5/20 इज अगेन 1/4। कब होगा ये, अगर लाइन पैरेलल होगी तो, और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो। क्लियर है यहां तक, तो ये है मीनिंग ऑफ बीपीटी। तो अब हमको यही प्रूव करना है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये हम आराम से इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको याद नहीं करना पड़े, बिना प्रैक्टिस के कभी भी नींद से उठे तो भी हम ये अप्लाई कर सके, इसीलिए हम ये ऐसा पढ़ रहे हैं। और मैथ्स हर बार ऐसे ही पढ़ना चाहिए हमको। तो चलिए यहाँ पे है, अब हमारा इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC, और एक लाइन निकालते हैं पैरेलल, किसको, BC को पैरेलल निकालते हैं, और इस लाइन को हम नाम देते हैं DE। ओके, क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पे हमको एक चीज मिल गई, देखो स्टेटमेंट हो गया क्लियर, इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। ओके, अगर पैरेलल है तो ही इक्वल होगा, अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं इक्वल होगा, यही उसका मीनिंग होता है इफ देन का। अब गिवन में क्या क्या है हमारे पास देखते हैं।
गिवन में हमें हमारे पास क्या दिया था, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमको क्या दिया है, डी, लाइन डी पैरेलल है बीसी को। बीसी क्या है, साइड, और डी क्या है, पैरेलल लाइन। लाइन देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लाइन डी इज पैरेलल टू साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल, दिया हुआ है, बस इतना ही दिया है। अब हमको ये प्रूव करने के लिए हमको एक्चुअली प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ये दो जो रेशो किसने किए, ये लाइन डी ने। डी कैसा है, पैरेलल टू बीसी। देखो डी लाइन पैरेलल टू बीसी है, तो ट्रायंगल के इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट हो गया ए डी और दूसरा हो गया डी बी। यहाँ पे भी ए और ई सी, तो हमको ये दो रेशो इक्वल आने चाहिए। तो ये है हमारा टारगेट, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ये हमको प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन करना है। पहला कंस्ट्रक्शन क्या है हमको, कि वी विल ज्वाइन दिस, मान लो ये ट्रेपेजियम जो तैयार हुआ है यहाँ पे डी सी बी में, डी सी को ज्वाइन करेंगे दिल्ली टू चेन्नई एंड बैंगलोर टू ई, ईस्ट इंडिया, कुछ नाम देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिल्ली टू चेन्नई जाएंगे और बैंगलोर टू ईस्ट इंडिया जाएंगे। तो ज्वाइन क्या करना है हमको, ज्वाइन करना है हमको डी सी, डी टू सी, और दूसरा ज्वाइन क्या करना है हमको, ज्वाइन करना है हमको बी टू ई। यस, तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे वहां पे करते हैं। तो ज्वाइन करते हैं दिल्ली टू चेन्नई, तो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया इसको, ये हो गया ज्वाइन। फिर बैंगलोर टू ईस्ट इंडिया हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमने ज्वाइन किया, क्लियर। और दूसरा चीज हमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, हमको ये जो एक ट्रायंगल तैयार हुआ है यहाँ पे ए डी ई, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ई डी ए डी, ए डी ई, सबका मीनिंग एक ही है, चैप्टर का नाम ही है हमारा ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमको क्या करना, एडी एक जो लाइन है इस पे हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने इस पे एक पूरा वीडियो डाला है, मतलब मीडियन मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या, बाइसेक्टर मतलब क्या, चाहे तो आप वो देख सकते हो। और भी एक चीज कर सकते हो, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, लाइक वाला बटन। तो यहाँ पे मैं एडी एक साइड लेता हूँ और उस पे एक परपेंडिकुलर निकालता हूँ यहां से, और उसको नाम देता हूं कुछ ई एम। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर निकालता हूं मैं, यहां से एक परपेंडिकुलर निकालता हूं, कहां से, डी से निकाला और यहां तक निकाल दिया, ये हो गया एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो दिखाना पड़ेगा कि वहां पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, कौन, एडी और यमी 90 डिग्री बना रहा है, और डी एन और ए ई 90 डिग्री बना रहा है। तो वहां पे दिखाया भी है मैंने, देखो बॉक्स राइट एंगल दिखाया है। यहां तक हमारा हो गया फिगर कंप्लीट। कितने मार्क्स मिलेंगे यहां तक आपको, 1.5 मार्क्स मिलेगा 3 में से। गिवन एंड स्टेटमेंट के लिए हाफ मार्क, गिवन एंड टू प्रूव के लिए हाफ मार्क, डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन के लिए हाफ मार्क। तो 3 में से 1.5 मार्क यहाँ पे मिल गया, अगर मान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। अब आते हैं मेन पॉइंट हमारा प्रूफ पे। तो ये समझ में आया होगा आपको, स्टेटमेंट क्या है, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। मतलब ये जो रेशो है एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, लेकिन कब, अगर लाइन पैरेलल हुआ तो इसीलिए बीपीटी में इफ देन वाला स्टेटमेंट है। और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया है, हमने यहाँ पे डी एन हमने निकाला है परपेंडिकुलर टू ए ई, और यम एम ई एम हमने निकाला है परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ये दो कंस्ट्रक्शन किए हमने, ज्वाइनिंग एंड ड्राइंग परपेंडिकुलर, राइट। अब इसके बाद हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो आपको अब पूरा ध्यान से देखना है कि कैसे प्रूव करते हैं हम। हमारा टारगेट है ये रेशो एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। चलो तो करते हैं सबसे पहले इसको प्रूव अप, बीपीटी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो,
अभी के लिए। बाद में तो आप खुद मन से लिख पाएंगे अगर सही तरीके से देख रहे हैं तो अब ये मैंने रब कर दिया। अब आते हैं हमारा मेन पार्ट जो रहता है 1.5 मार्क के लिए, 3 में से, वो है हमारा प्रूफ। बाद में हम एक्सरसाइज 6.2 भी देखेंगे जो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे डिपेंड है, उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। आज सिर्फ हमें क्या है, समझना है बीपीटी मतलब क्या है, कैसे प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल एडीई, राइट। मैं एक लेता हूं ट्रायंगल एडीई, ये जो दिख रहा है ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा लेता हूं मैं बीडीई, राइट, बीडीई। तो सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखते हैं। मैंने कौन सा लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ए डी ई, राइट। उसका मैं एक बेस लेता हूं, कौन सा बेस लेता हूं, ए डी बेस लेता हूं। तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई एम, क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया रहता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, राइट। तो अगर मैं मान लो ट्रायंगल एडी जिसको मैंने अभी डार्क किया है वो अगर लेता हूं ट्रायंगल एडी, उसमें अगर ये बेस लेता हूं तो इस बेस के लिए परपेंडिकुलर हो कौन हो गया, यमी। तो अभी तक मैं डीएन पिक्चर में ही नहीं है हमारे, तो डीएन को इग्नोर मारो, अभी के लिए मान लो है ही नहीं, उधर है ही नहीं। तो समझो यहाँ पे ऐसा इमेजिन करो कि ये है नहीं यहाँ पे, तो ये मान लो है नहीं हमारे पास, कौन, डीएन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बच गया सिर्फ यमी, किस पे है, एडी पे है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखता मैं, हाफ बेस कौन हो गया, एडी, और हाइट कौन हो गया, यमी या ईएम, कुछ भी नाम दे दो, ओके, क्लियर है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमने अगर एडी लिया तो हाइट लेना पड़ेगा यमी, बेस अगर मैंने ये लिया तो हाइट आएगा इधर से, बेस अगर ये लिया तो हाइट आएगा इधर से, क्लियर है एकदम। तो हमने बेस एडी लिया था इसीलिए यहाँ पे हमारा, अब ये क्लियर हो गया हमारा, ओके। फिलहाल के लिए मैं इसको रह नहीं देता हूं, डीएन को हम पिक्चर में ही नहीं है, मान लो हमारे पास डीएन हमारे पिक्चर में है ही नहीं, सिर्फ हमारे पिक्चर में एडी और उसके ऊपर निकाला हुआ परपेंडिकुलर है। फिर हम अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसको मैं रेड से मार्क करता हूं। ये जो है अब ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है आप देखो, रेड ट्रायंगल आप अगर सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो ये बन रहा है हमारा कुछ इस तरह से। इसको अब मैं बाहर निकालता, इसी ट्रायंगल को बाहर निकालता, और कुछ ये ऐसा बन रहा है, राइट। ये एंगल आप देखोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मान लो ये अगर मैं बेस लेता हूं तो इस बेस के लिए हाइट कौन सा होगा, तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर थोड़ा एक्सटेंड किया, ओके, एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर निकाला, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बेस के। अगर ये बेस लिया तो ये मुझे हाइट लेना पड़ेगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, राइट। रेड ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है, राइट। रेड ट्रायंगल का मैंने मान लो मेरे पास 3 बेस हो सकते हैं, या तो ये बेस हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ये बेस हो सकता है। मैं यही ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं ये, क्योंकि प्रूफ में क्या है हमारा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हम ये क्यों नहीं ले रहे, डी क्यों नहीं ले रहे हैं, बी क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डीबी में ऐसा क्या खासियत है कि वही ले रहे हैं, क्योंकि प्रूफ हमको क्या चाहिए, प्रूफ में डीबी है इसीलिए यही बेस ले रहे हैं। और अगर ये बेस लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइट। अब यही डायग्राम मैं इधर लेके जाता हूं, देखो इसको पहले सेपरेट किया, अब मर्ज करता हूं फिर से। रेड ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, ई एम हाइट हो गया, क्योंकि मान लो डीबी को मैं अगर इधर एक्सटेंड करता तो ये ऐसे ही जाता लाइन ऑफ एक्शन में, उसमें हमने देखा है पर हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स में। तो डीबी बेस के लिए अगर उसको एक्सटेंड करके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, अगर मैंने बेस डीबी लिया तो हाइट मुझे लेना पड़ेगा ईएम। तो रुकना क्यों है, लेते ही है उसको। तो हमारा जो रेड ट्रायंगल है उसका एरिया हो गया हाफ बेस,
हाफ बेस, बेस क्या है उसका, हमने लिया डीबी, हमने लिया डीबी। और हाइट क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया ईएम, हाइट हो गया ईएम। कुछ ऑब्जर्व किया आपने, अब तक तो किया ही होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है वहां पे, हाफ हाफ गेट कैंसिल, ईएम ईएम गेट कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, एडी अपॉन डीबी, इसको बोलते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ऑफ, ये सब कट हो गए एडी अपॉन डीबी, बस इतना ही बच गया, ये है। अब हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गया हमको एडी अपॉन डीबी, इन दोनों का एरिया। अब आते हैं फिर से और एक लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब लेता हूं मैं सीडीई, सीडीई इज इक्वल्स टू, अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एडी लेना है मुझे, एडीई, राइट, एडीई लेना है। तो एडी में 3 बेस हो सकते हैं, या तो एडी हो सकता है, डीई हो सकता है, या एई हो सकता है, लेकिन इस बार मैं एई ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि प्रूफ में है, प्रूफ में क्या है, हमको प्रूव करना एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो हम चाहे तो ये ले सकते थे डी, फिर इसका हाइट निकालना पड़ता, हमको एरिया मिल जाता, ऑब्वियसली क्लियर है, बट हम नहीं लेंगे वो। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है उसका। तो हमको पहले इसमें इसका जरूरत था, इसलिए हमने ये बेस लिया और ये हाइट लिया। अब इसमें हमको इस बेस का जरूरत है, ए का, ए का जरूरत है। और अगर ए का जरूरत है तो यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इसका। तो अगर मैं बेस ए लेता हूं तो हाइट हो जाएगा कौन, डी एन नाम दिया था हमने, हाइट कौन आ गया, डी एन। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, मतलब न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, फिर से हाफ, बेस क्या ले रहे हैं हम, ए ई, हाइट क्या ले रहे हैं, ए बेस हो गया तो हाइट ले रहे हैं डी एन, तो डी एन, क्लियर है यहां तक। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, अब इसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला हमने दूसरा लिया, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में यहाँ पे, दिस वन इज अ ब्लू वन। अब ब्लू वन के लिए देखो, फिर से हम, हमारे पास 3 बेस ले सकते हैं, या तो डी को ले सकते हैं, या डीसी को ले सकते हैं, या ईसी को ले सकते हैं। फिर किसको लेना है बेस, किसको लेंगे हम, ईसी को ही लेंगे। क्यों ईसी को लेंगे, क्योंकि अगर फिर से जैसे पहले हमने किया था, इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा ऐसे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो, इस साइड को, ईसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आगे ऐसे जाएगा, और उस पर ये परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर मैं बेस ईसी लेता हूं तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, डीएन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से पॉज कर करके देखो, पहला वाला वीडियो देखो कि परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बेस लेता हूं ईसी, तो मुझे हाइट लेना पड़ेगा डीएन। तो अब यहाँ पे हम इसको इग्नोर मारते, किसको, यमी को इग्नोर ही मार देते। सिर्फ हमारे पास मान लो यही हाइट है और ये बेस है हमारा, और ये सिर्फ ब्लू ट्रायंगल है हमारे पास, ब्लू ट्रायंगल ये है, ये हमारा क्या नाम है इसका, सीडीई, ये सीडीई ब्लू ट्रायंगल है। और ये हमारा था रेड ट्रायंगल, पहले वाला जो हमने लिया था, इसका कोई हमें जरूरत नहीं अभी, ये हो गया इसका काम। अब काम हुआ नहीं है वैसे, है उसका बहुत काम अभी। अब आते हैं यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ, उसको ब्लू ट्रायंगल को ब्लू के एरिया से, ब्लू चौक से दिखाते हैं। तो हाफ ऑफ बेस कौन लिया हमने, ईसी, बेस लिया ईसी, इनटू हाइट क्या हो गया, डीएन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक रेड ट्रायंगल लिया तो इक्वेशन नंबर 1, ब्लू ट्रायंगल लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हो रहा है इसमें, देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, हाफ हाफ, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, मतलब क्या, 1। आप लोग क्या बोलते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, हाफ अपॉन हाफ इज 1। तो ऐसा 0 अपॉन 0 के लिए नहीं कर सकते, बाकी 0 छोड़ के किसी भी नंबर के लिए सेम नंबर अपॉन सेम नंबर गेट कैंसल, ऐसा हम बोलते हैं। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये है हाफ अपॉन हाफ इज 1। वैसे भी डी एन अपॉन डी एन कितना हो जाएगा फिर 1, तो ये भी
कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब हम जो कहते हैं। तो हमारे पास बचा ये, तो ये दो ट्रायंगल का एरिया, रेशियोज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स एडी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। यहाँ पे हमारा प्रूफ का 95% पार्ट खत्म हो गया एकदम। अब आते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन बच गए हैं और हमको आना है कंक्लूजन पे, राइट। इक्वेशन नंबर 1 मिला हमको, एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इनको इक्वेट करना है, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते, तो उसका रीजन समझ लेते हैं व्हाई वी आर इक्वेटिंग दे। तो अब हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 9th क्लास में, और वहां पे एक थ्योरम था हमारे पास। क्या थ्योरम था वो बताता हूं मैं। अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन पे अगर मैं एक बेस बनाता हूँ, ऐसा कुछ भी बेस बना दिया मैंने, ये बेस बना दिया, और ट्रायंगल अब मैं तैयार करता हूं। मान लो ये ट्रायंगल तैयार हुआ मेरा, बेस मान लो कुछ नाम देता हूं मैं इसको एस टी। एस टी इज माई बेस, एस टी इसका बेस हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, कहाँ पे लेना है, अनदर पैरेलल लाइन पे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, इसको नाम देते हैं P1ST। ये ट्रायंगल लिया, फिर ये मान लो दूसरा पॉइंट लेता हूं P2, और इसको ज्वाइन करता हूं किसको, SP2T, फिर P3, P3T। तो आपको ये जो अलग अलग ट्रायंगल मिल रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व किया आपने, हर एक का बेस क्या है, ST। और हाइट क्या रहेगा, हाइट रहेगा यही, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन। तो बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो इनके एरिया सेम आएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट मतलब क्या होता है, एरिया। तो मान लो इसमें ये ट्रायंगल लिया मैंने, पहला वाला जो हमने पहला निकाला था, ये ट्रायंगल लिया P1ST, तो उसका बेस कौन हो गया, ST, और हाइट कितना होगा, इतना। आप निकाल के देखो, 101% वही आएगा हाइट। फिर मैं ये दूसरा लेता हूं, ये ट्रायंगल ये लिया, ये ट्रायंगल लिया, तो भाई इसमें कौन सा नाम है इसका, P2ST, फिर से बेस ST, हाइट आएगा इतना। फिर हम ये तीसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ब्लू वाला यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं हमको, ये पहला वाला, ये दिस वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तीनों का बेस ST है, तीनों का हाइट इतना ही आएगा, हर एक का हाइट इतना ही आएगा, निकालने का जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा बात थ्योरम में रिवाइज कर देता हूँ, क्या है थ्योरम। Areas of two triangles between the same parallel lines and on the same base are equal. Areas of two triangles on the same base and between the same parallel line are equal. तो यहाँ पे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल P1ST, P2ST, P3ST, P4ST, ऐसा कितना भी निकालो, लाखों निकालो, बेस अगर सेम है, हाइट अगर सेम है, बिटवीन द पैरेलल है, तो उनका एरिया 101% सेम आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि बेस मान लो सेम है और कहीं पे भी नहीं लेना है। अगर बेस एक लाइन पे आया पैरेलल लाइन पे, तो दूसरा जो वर्टेक्स है, रिमेनिंग वर्टेक्स, वो यहाँ पे आना चाहिए, इस लाइन पे, यहाँ वहां ऐसा नहीं ले सकते आप, तभी तो हाइट सेम रहेगा। हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया सेम रहेगा। तो हमारे पास थ्योरम आ गया कि इफ द टू ट्रायंगल्स और मोर देन टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैव 100% इक्वल एरिया। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, देखो आपको। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, देखेंगे तो ही सीखेंगे ज्योमेट्री में। ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और दूसरा पैरेलल लाइन ये है BC, ओके, D पैरेलल टू BC। कैसे पता चला हमको, गिवन था। फिर हमने मान लो ये बेस लिया, ये बेस लिया, तो एक ट्रायंगल हो गया था ये हमारा रेड ट्रायंगल, दिस वन, और दूसरा ट्रायंगल हो गया था इधर वाला ब्लू वन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दोनों का बेस D है, दोनों का हाइट सेम रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, रेड और ब्लू का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल को नाम दे दे DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरे ट्रायंगल का, ब्लू ट्रायंगल का नाम है CDE। CDE रीजन भी लिखना पड़ेगा हमको, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, रीजन लिखेंगे एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स लाइंग
lying between same parallel lines and on same base are equal. Areas of two triangles lying between the two parallel lines and on the same base are equal. एक ट्रायंगल हो गया था DBE का बेस हो गया D और CDE का बेस हो गया D। यहाँ पे भी देखो नाम में भी पता चलता है, यहाँ पे देखो DE कॉमन है, यहाँ पे भी DE कॉमन है। मान लो इसका नाम अगर मैं BDE रख देता, समझो DBE को BDE रख, यहाँ पे भी DE है, यहाँ पे भी DE है, तो DE इसका मतलब कॉमन है। और यहाँ पे दिख भी रहा है DE कॉमन है, रेड में भी आ रहा है, ब्लू में भी आ रहा है बेस। हाइट तो दोनों का सेम है क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो एरिया भी सेम रहेगा। हर बार रीजन लिखने का जरूरत होता है। ओके, अगर इतना सब कुछ हम कर ही चुके हैं, अब इतना यहां तक आ ही चुके हैं, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए फिर से एक बार। न्यूमरेटर क्या है AD, इसका न्यूमरेटर क्या है AD, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। इसका डिनोमिनेटर क्या है BD और इसका डिनोमिनेटर है CD, एरिया ऑफ CD, एरिया ऑफ BD। लेकिन ये जस्ट इसके नीचे हमने क्या किया कि एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CD, मतलब ये और ये सेम ही है। अगर ये और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर तो ऑलरेडी है ही और डिनोमिनेटर सेम है, तो डेफिनेटली ये जो रेशो आया है, मान लो ये कुछ इस टाइप में हो गया, देखो कुछ इस टाइप में हो गया x अपॉन थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारा x अपॉन से फाइव। और क्या हो रहा है, हमको दिया है कि थीटा इज इक्वल टू फाइव, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर जो दिखता अलग अलग है लेकिन है एक ही, क्योंकि इक्वल है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है, डिनोमिनेटर थीटा इज इक्वल टू फाइव है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम है, सिर्फ लिखा अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि इक्वेशन 1 का LHS इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हो गया 1 2 और इसको नाम देते हैं मान लो 3। तीन इक्वेशन से हमको इतना तो डेफिनेटली पता चल गया कि ये और ये इक्वल है। अगर ये और ये इक्वल है तो डेफिनेटली ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम कहां से 1 2 और 3, तीनों से हमको ये पता चल जाता है कि देखो इसका LHS और इसका LHS बोथ आर सेम। अगर ये सेम है LHS तो RHS भी सेम होने चाहिए। क्यों? और ये 1 2 3 को देखो बोलना यहाँ पे। अब जब हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम 1 2 3, तो जो पढ़ रहा है उसको उसका काम है उसको पढ़ना कि 1 कहाँ पे, हाँ अच्छा यहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे। इन तीनों को मिला के हमको ये मिल गया। फिर हमको मिल गया डायरेक्ट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। और यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख देते हैं फिर हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने BPT को प्रूव किया, बिना बुक का इस्तेमाल किए, बिना कोई राइटिंग प्रैक्टिस किए, बिना याद किए। आप आसानी से इसको कर सकते हो मेरी तरह, अगर आप करना चाहते हो तो हमने पहले पार्ट में देखा था क्या स्टेटमेंट है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं, क्या है स्टेटमेंट। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो ही ये BPT अप्लाई कर सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो BPT नहीं यूज होगा। 101% क्लियर है सबको, राइट। इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ही ये रेशो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा, तो इसीलिए उसमें इफ देन यूज किया था। तो इस तरह से हमने BPT को समझा है। उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ BPT पे। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या रहेगा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, एक एग्जांपल दिया था, इफ देयर आर क्लाउड्स देयर विल बी रेन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ रेन देन देयर आर क्लाउड्स। तो बस वैसा ही करना है। हमारा पहला BPT का स्टेटमेंट देखो अब क्या था। BPT का स्टेटमेंट का इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल, राइट।
this ratio is equal AD upon DB. If a line is parallel, then the ratios are equal. अब इसका उल्टा करते हैं. If a line is drawn such that it is dividing the triangle in a such way that the ratios of two sides which are divided is equal, then that line is definitely parallel to the third side. देखो क्या किया मैंने, जो बीपीटी था, बीपीटी में if a line is parallel then ratios are equal. कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा, if ratios made by a line are equal, then that line which is making the ratios will be parallel to the remaining third side. मतलब इसका एग्जैक्ट उल्टा करना है बीपीटी का. तो यही है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने लिख भी लिया होगा. तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम देख लेते हैं कैसा. फिर भी यही जो हमने अभी देखा उसी का उल्टा कर देते हैं. ये मान लो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल निकाल लिया, राइट. यहाँ पे एक ट्रायंगल है भाई हमारे पास, कुछ भी नाम दे दो इसको, ए बी सी. अब मान लो एक लाइन मैंने ऐसे निकाल लिया कुछ, और ये निकाला 3 4 और ये है मान लो 2 9, ऐसा कुछ. देखो क्या था, एक लाइन ये था BC, राइट. ये है BC साइड ऑफ ट्रायंगल, और BC को हमने मतलब एक लाइन निकाला है BC के इसमें. तो पैरेलल तो नहीं दिख रहा है ये, मान लो हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हमको पता ही नहीं है अभी पैरेलल है कि नहीं. हम डिसाइड करेंगे रेशो देख के. लेफ्ट साइड का रेशो देखो कितना आ गया, 3/4. लेफ्ट साइड का रेशो आ गया 3/4. राइट साइड का रेशो आ गया 2/9. आर दे इक्वल, आर दे इक्वल, नो. दिख रहा है क्या इक्वल, नहीं है. अगर रेशियोज इक्वल नहीं है तो साइड इज नॉट पैरेलल, दिस लाइन इज नॉट पैरेलल. लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, मान लो ये ट्रायंगल है और यहाँ पे मैंने एक लाइन निकाला और यहाँ पे दिया है मुझे 2/8 और यहाँ पे दिया है 1/4, कुछ ऐसा दिया है मान लो. अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रेशो. लेफ्ट साइड का रेशो क्या आ रहा है, 2/8 और राइट साइड का रेशो मतलब कितना आ रहा है 1/4, और राइट साइड का तो है ही 1/4. दोनों इक्वल है क्या, तो हाँ भाई यस, रेशियोज आर इक्वल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन हमने निकाला ऐसा ही. अभी तक बोला नहीं है हमने पैरेलल है कि नहीं है, पता नहीं है हमको. अ लाइन इज ड्रॉन इन अ सच वे दैट ratios we are getting are equal. देखो इक्वल है. if the ratios are equal then the line will be parallel to a third side. थर्ड साइड कौन सी हो गई फिर, देखो एक साइड को इसको डिवाइड किया, दूसरे को इसको डिवाइड किया, तो रिमेनिंग साइड बच गया हमारे पास ये. तो अगर कोई लाइन ऐसा है जो टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर इक्वल रेशियो में कर रही है तो ही वो थर्ड साइड को पैरेलल है. अगर रेशियोज इक्वल नहीं कर रही है तो थर्ड साइड को पैरेलल नहीं है. ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो इस तरह से हम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहां पे आता है, हमारे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2, जो कि हमें इसके आगे वाले वीडियो में देखना है. तो वहां पे हमको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन कब करना है वो हमको ध्यान में रखना है. इफ लाइन इज पैरेलल देन द रेशियोज आर इक्वल बीपीटी. इफ the line drawn is dividing the two sides of triangle in the equal ratio, then that line is parallel to a third side. Converse of BPT. इस तरह से हमको समझ के पूरा अंडरस्टैंड करना है, तभी जाके आपको मैथ्स आसान लगेगा. और भी एक चीज है जो आसान लगेगी, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, दबा दो उसको. फिर मिलेंगे, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया ही होगा. फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. नया टॉपिक तो हमारा 6.2 ही रहेगा ऑब्वियसली, एक्सरसाइज. तो तब तक के लिए आप मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.